नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे डिजिटल दुनिया में। इस डिजिटल दुनिया के आज के जो ये अंक मैं लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूँ, ये बाबा नागार्जुन आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन की कालजयी रचना बलचनमा को अभी मैं एपिसोड बना करके आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। बलचनमा एक कालजयी रचना है बाबा सामंती व्यवस्था पर मैं करारा चोट दिए हैं बलचनमा के माध्यम से। बलचनमा एक इतिहास का दस्तावेज है और सब कुछ आप अगर रेगुलर श्रोता हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक मैं 12 एपिसोड रखा हूं, बहुत कुछ आप लोग समझ गए होंगे और कुछ एपिसोड इसमें बाकी है बलचनमा का, तो वो भी एपिसोड मैं रखना चाहता हूं। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे इस वीडियो को मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथिली सिनेही पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल मैथिली सिनेही को सब्सक्राइब करें। और ये मैं बारंबार इसलिए कहता हूँ कि साहित्यिक चीज़ों को मैं अपने इस डिजिटल माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। मेरा प्रयास है कि अब ये पुराना किताब सब जो है, बाबा का किताब या पनीश्वर नाथ रेणु का किताब या हरिमोहन झा का किताब या और जो भी हमारे कालजयी रचनाकार हुए हैं, उन सभी किताब को अगर देखा जाए तो मार्केट में हर समय मिलता ही नहीं है। तो ये एक असुविधा आप लोगों के लिए, इसे हम कह सकते हैं असुविधा है, मिल नहीं रहा है। तो मैंने चाहा कि मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल तो आप लोगों के जेब में, आप लोगों के हाथ में हमेशा रहता है, तो इसलिए मैं डिजिटल माध्यम से ये सब साहित्यिक रचना को मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी बलचनमा का मैं 12 एपिसोड कल तक रखा था, आज मैं बलचनमा का 13वां एपिसोड रखने जा रहा हूँ। और इस 13वें एपिसोड को मैं आग्रह यही करता हूँ कि सबको स्किप करके नहीं सुनिए, पूरा सुनिए, संपूर्ण सुनिएगा, तभी आप कुछ कमेंट लिख सकते हैं, तभी कुछ बाबा के रचना संसार को आप समझ पाएंगे। बाबा बहुत व्यापक, बाबा का रचना संसार बहुत व्यापक है और बाबा बहुत कुछ लिखे हैं। इसके बाद और भी कई रचनाएं हैं बाबा का, रचनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये मैं सब चाहता हूं कि मैं आप लोगों के समक्ष डिजिटल माध्यम से रखूं। तो आज मैं इस बलचनमा उपन्यास का 13वां एपिसोड रखने जा रहा हूं। मैंने सोचा अभी मालिक को सोने देना चाहिए, भोर होने पर बाकी बात हो जाएगी, मगर फूल बाबू ने यह कहकर तभी बात खत्म कर दी कि तुम्हारा तो आपस का झगड़ा है भैया महतो का, इसका निपटारा भी तुम ही दोनों कर लोगे, इसमें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जाकर अपने मालिक को पैर पकड़ ले। उन्होंने कहा कि जा करके अपने मालिक को पैर पकड़ ले, वह तुझे माफ़ कर देंगे। फूल बाबू से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी भैया, भरोसा था कि वह मेरे बचाव का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। कैसे धोखे में मैं पड़ा हुआ था, मेरा सारा मोह क्षण भर में फट गया। साफ साफ दिखने लगा कि बाबू भैया लोग वहीं तक हमारा पछ लेंगे जहाँ तक उनका अपना मतलब रहेगा। देखो ना, फूल बाबू एक छोटी सी पुर्जी अपने फूफा के नाम मुझे दे देते तो ये इसमें उसका महात्मापन का क्या बिगड़ता। अंधेरा था, सूझ नहीं रहा था, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई पड़ा कि फूल बाबू का माथा भारी हो उठा है और तकिए पर एक और लुढ़क गया है। अरे भैया, फूफा और सर बेटा का रिश्ता, बाप बेटा का रिश्ता समझो, इस रिश्ते में वो छोटी सी पुर्जी से खरोच न पड़ जाती। स्वराजी हो गए हैं तो क्या, ये थे तो आखिर बाबू भैया ही ना, गरीब गुरबा का दुख वे लोग क्या जानेंगे। सच मानो भैया, उस वक़्त मेरे मन में यह बात बैठ गई कि जैसे अंग्रेज़ बहादुर ने से स्वराज लेने के लिए बाबू भैया लोग एक हो रहे हैं, हल्ला गुल्ला और झगड़ा झंझट मचा रहे हैं, उसी तरह जन बनिहार, कुली मजदूर और भैया खवास लोगों को अपने हक के लिए बाबू भैया से लड़ना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी बात बाबा उसी टाइम लिख दिए। फूल बाबू से रत्ती भर भरोसा नहीं रहा, थोड़ी देर अंधेरे में बैठा रहा, फिर बाहर जाकर बरंडे पर उसी टूटी चारपाई की ओर बढ़ा। अंधेरा था, निपट अंधेरा, पैर से टटोल कर चटाई मिली और उस पर लेट गया। उसके बाद कब नींद आ गई और कैसे भोर हो गया मुझे पता ही नहीं चला भैया। आंख मलकर उठा और फूल बाबू के कमरे की ओर बढ़ा तो देखा जंजीर चढ़ी हुई है, किवाड़ बंद था, बाबू नहाने गए होंगे। मैं भी पोखर की ओर बढ़ा। यहाँ जरा आश्रम के बारे में तुम्हें बता दूं, यह आश्रम 10 बीघा जमीन के हाथे में फैला हुआ था। साकिन ब्रह्मपुरा, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा। यहाँ के बहुत बड़े जमींदार बाबू शुभंकर ठाकुर भूमिहार खानदान के थे। अच्छे जमींदारों में इनकी गिनती होती थी। 80-90 हज़ार की मालगुजारी वसूल होती थी। 1,500 बीघा धनहर खेत अपने जोत में था उनका। बिज्जू और कलमी आमों के बाग 2500 बीघा तक फैले हुए थे। करजान था, खड़ोहिर थी,
गाय बैल घोड़ा भैंस के चरने लायक 50 बीघा जंगल था। 8-10 छोटे बड़े पोखर थे। गुमस्ता, बराहील, अमला फैला हुआ नौकर चाकर, देवान जी, मुंशी सब थे उनके यहाँ। बूढ़ा मालिक इलाका भर में राजा बाबू कहलाते थे। 2 बेटे थे, एक हीरा जी, दूसरा मानिक जी। हीरा जी का दूसरा नाम था किशुन वल्लभ नारायण ठाकुर और मानिक बाबू का नाम था राधा वल्लभ नारायण ठाकुर। मानिक जी पढ़ने में तेज थे, कलकत्ता में रहकर BA तक पढ़े थे। उसके बाद गांधी जी की लहर में हमारे फूल बाबू की तरह मानिक जी भी बह गए। जज बैरिस्टर न बनकर अपने जिला के लीडर बन गए। अपना दरबारी नाम छोड़कर वह सीधे राधा बाबू कहलाते थे। बड़े पक्के कांग्रेसी थे, ऐसे पक्के कि बाप और भाई से झगड़ा करके आश्रम के लिए इतना बड़ा अहाता राधा बाबू ने दफान लिया था। वही इस आश्रम के सर्वे सर्वा थे। उनके पीछे स्वराजी बाबुओं की छोटी सी पलटन थी। शुरू में शाहखर्ची ने इस ज़िले में गांधी महात्मा के कामों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद पहुंचाई। इसके बाद बाप और बड़े भाई ने स्टेट से 1 पैसा भी देना इनकार कर दिया। इससे नाराज़ होकर राधा बाबू ने अपने घर वालों से असहयोग कर लिया। असहयोग क्या होता है भैया, आप इसके बारे में भी कुछ बता दें। गांधी महात्मा ने यह तरीका निकाला था कि दुश्मन अगर ताकतवर हो तो तुम लाठी से उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। हाँ, उससे बोलचाल बंद कर दो, उसके किसी काम में मदद ना पहुंचाओ। दुश्मन दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा रहे तो तुम पीठ फेर कर अपना मुंह उत्तर की तरफ कर लो। सहयोग माने साथ देना, साथ जुड़ जाना। असहयोग मीन्स उसका साथ नहीं देना। सो भैया राजा बाबू ने अपने घर वालों से असहयोग कर लिया था। यहाँ तक कि बाल बच्चे ननिहाल में रहते थे, जनानी उसकी नैहर में रहने लगी। भगवान के प्रताप से ससुर भी उनके बहुत बड़े जमींदार थे। और भैया राजा अपने बाल बच्चों की शादी करता है तो राजा के ही खानदान में ही करता है। राजा बाबू को नगद 50,000 तिलक चढ़ा था। हाथी घोड़ा पालकी खवास जमीन दहेज सब कुछ मिला था। राधा बाबू जब स्वराजी बने तो उनकी बीवी बच्चों को संभालने में ससुराल की दौलत ने बड़ी मदद पहुंचाई थी। भैया जिले में 2-3 बाबू भैया ने अपनी जनानी को पर्दे से बाहर निकाला था। उन्हीं में से एक थे राधा बाबू। बूढ़े मालिक ने अपने पुतोहू को बेपर्दगी के बारे में जब सुना तो उसका दिमाग पथरा गया, आंख चुंधिया गई। उन्होंने राधा बाबू को कहलवा दिया कि ड्योढ़ी के अंदर पैर न रखे। बाप ही ने असहयोग की शुरुआत की थी, बेटे ने असहयोग की हद पार कर दी। राधा बाबू की माँ मरी तब भी उन्होंने घर वालों का साथ नहीं दिया। लोग कहते थे कि राधा बाबू अकड़ी हो गए हैं, नास्तिक हो गए हैं। माँ के मरने पर न बाल कटाए न अशौच माना, आश्रम का सारा कामकाज पहले की तरह करते रहे। जब उसकी माँ मरी तो उन दिनों थाना मधेपुर फुलपरास की ओर से जोरों की बाढ़ आई थी। लोग बाग माल मवेशी सबका बुरा हाल था। राधा बाबू 4 फुट डेंगी लेकर उस इलाके में अपने साथियों के साथ रिलीफ का काम करने के लिए चले गए थे। शाम को मंडप में अलग आसनी पर बैठकर जो बाबू पूजा पाठ कर रहे थे और पीछे मगन होकर भजन गा रहे थे, वही थे राधा बाबू। पोखर की ओर जाते बखत उन्हीं राधा बाबू से मेरी भेंट हो गई। रुककर उन्होंने पूछा, धानुक है कि ग्वाला? ग्वाला हूँ सरकार, मैं बोला। वह 4 कदम आगे चले गए। मैं गर्दन टेढ़ी करके उनकी ओर देखता रहा। एकाएक रुक कर राधा बाबू ने पीछे से मेरी ओर देखा और कहा, आश्रम में रहेगा? तुझे अपने साथ रखूंगा, कुछ पढ़ लिख भी जाएगा, 10-5 रुपया ऊपर से दे दूंगा, घर भेज दिया करना। मैंने कुछ नहीं कहा, गुमसुम रहा। उंगलियों से उंगलियां फोड़ने की कोशिश कर रहा था असमंजस में। राधा बाबू बिल्कुल नज़दीक आ गए, मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया नहाकर आए थे, हथेली हिमाल हो रही थी। मैं सोकर उठा था। रात भर की गर्मी गर्दन पर तैर रही थी। कंधे पर उनका ठंडा हाथ मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एक नज़र उनकी ओर देखकर अपनी पिपनी फिर से मैंने नीचे गिरा ली। क्या बात है? बाबू फिर बोले। मैं फिर चुप रहा। अब कि और करीब आकर उन्होंने मेरी टुड्डी उठाई। शर्म और झिझक बड़ी मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर बोला, नहीं रहेगा आश्रम में तू? सिर हिलाकर मैंने मंजूरी बता दी तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर कहा, जा नहा आ, मैं फूल बाबू से बात करता हूँ। मैं पोखर के भिंडे पर पहुंचा। 2 पुराना पोखर था, हरियर कचोर पानी, चारों ओर सीमेंट का पक्का घाट। भिंडे पर 3 तरफ कलमी आमों के पेड़, एक और शीशम की सुंदर कतारें देखकर कुछ देर तक वहां मन गरा रह गया। भिंडे के नीचे उतरकर खेत में दिशा फिरा। पोखर के एक कोने में जहां पैरों के निशान बने थे आकर छौच किया। पक्के घाट पर आकर हाथ मटियाए। आम का
पल्ली तोड़कर दतमन की और फिर चीरकर जिभिया बनाई और जीभ को साफ किया। बिल्कुल ये आंचलिक भाषा का प्रयोग किए हैं बाबा नागार्जुन। कपड़े मेरे पास मामूली थे, 8 हाथ की मैली पुरानी धोती थी, बदन पर बनियान, 2 हाथ का गमछा, धोती फेर कर पहनने के लिए रख ली, डोराडेर के सहारे गमछा को कमर में लपेट कर पोखर में नहाने के लिए उतरा। कहावत है कि आन गामक पोखर अपना गामक गाछी। देखिए ये बिल्कुल कहावत का जो प्रयोग किए हैं मैथिली कहावत है, आन गामक पोखर अपना गामक गाछी, यानी अपने गांव का बाग और दूसरे गांव का पोखर डरावना होता है। मुझे भी पानी में जाते हुए डर लगा, मगर मैं तैरना तो जानता ही था। डर का है कि हाँ, उन बड़े बड़े पोखरों या झीलों से जरूर डरना चाहिए जिनमें गोई, बोंच, घड़ियाल, सोइस या बड़े बड़े रेहू, भुन्ना और भाकुर माछ हुआ करते हैं। यह गांव नदी के किनारे न होने से पोखर में गोई या घड़ियाल हो ही नहीं सकता था। सो बेफिक्र होकर बड़ी देर तक पानी में बोहियाता रहा। तैरना और बोहियाना 2 अलग बातें हैं भैया। हाथ पैर मारते जाओ और तो इसे तैरना कहते हैं। ऐसा अक्सर अथाह पानी में किया जाता है। गर्मी के दिनों में तरावट का मजा लेने के लिए लोग देर तक अथाह पानी में अपने को डाले रहते हैं। समूचा धर पानी के अंदर होता है, सिर ऊपर रहता है, इसी को बोहियाना कहते हैं। समझा भैया? मन जब तृप्त हो गया, यानी तृप्त हो गया, तृप्त हो जाना ये आंचलिक भाषा है। मन जब तृप्त हो गया, देह जब हेमाल हो गया, हेमाल मीन्स ठंडा हो जाना, हिमालय से हेमाल बना है, तब बाहर निकला, जल्दी जल्दी धोती पहनकर गमछा भींचा और ऊपर आ गया। मुझे हो रहा था कि आश्रम में रह जाऊं, मगर माँ और बहन को उस हालत में छोड़ देना बुरा लग रहा था। दूसरी बात यह थी कि छोटे मालिक ने थाने में चोरी की रिपोर्ट कर दी थी। मुझे लगता था कि 4-6 महीना तो जेल में सज़ा काटनी ही पड़ेगी। नहाने से देह ठंडा हुआ, लेकिन मन को फिकिर फिर गरमाने लगी। भारी पैरों से मैं आश्रम में लौटा और फूल बाबू के कमरे के अंदर आया। वह पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। मुझे हुंकारी भरकर इशारा किया कि पास आकर बैठ जा। मैं बैठ गया। लिखाई ख़त्म करके बोला, राधा बाबू मुझे तेरे बारे में बतला रहे थे। वह तुझे अपने पास रखना चाहते हैं, क्यों नहीं रह जाता है? मेरी गर्दन तो फंसी हुई है। मैंने कहा, जहल होगा कि जुर्माना पता ही नहीं है। बाबू बोले, कुछ नहीं होगा, तू राधा बाबू के पास रह जा, सारी बात ठीक कर ली जाएगी। मुझे बड़ा अचरज हुआ, कैसे सारी बात ठीक कर ली जाएगी? कैसे कैसे कोई छोटे मालिक पर अंकुश देगा? फिर मन ही मन मैंने तय कर लिया कि हो न हो राधा बाबू ने फूल बाबू को सारी बात सही थोड़ी बात जरूर मालूम कर ली है और वही कोई ब्योंत लगाएंगे। नहीं तो फूल बाबू से क्या होगा, यह तो अपने ही भारी दब्बू है। बात भी यही थी भैया। राधा बाबू नामी स्वराजी थे। हमारे यहाँ के बड़े मालिक से राधा बाबू का कोई रिश्ता भी लगता था। उन्होंने एक खत तो बड़े मालिक के लड़के के नाम से भेजा, दूसरा खत दरोगा जी के नाम से। दरोगा जी एक बार एसपी की कड़ी निगाह से राधा बाबू की मेहरबानी से बचे थे। तब से दरोगा जी के दिल में राधा बाबू के लिए बड़ी इज्जत पैदा हुई। कहने का मतलब यह है कि मेरा मामला ख़त्म हो गया, सजा वजा नहीं हुई, न जुर्माना हुआ। बात यहाँ तक दब गई, बात जहाँ की थी वहीं दब गई। छोटे मालिक इसके बाद गांव से चले गए। छोटे मालिक की यह करतूत छिपी नहीं रही। हमारी बहन पर जो उन्होंने हमला किया था वह बात धीरे धीरे समूचे गांव में फैल गई थी। बाबू भैया लोग अंदर अंदर एक दूसरे को पर सह चलाते रहते थे। बिरादरी की दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। हमारे मालिकों में भी आपस का दौपेच चलता था। एक दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश में बाबू भैया अपनी सारी अकील लगा देते हैं। कहते हैं कि शतरंज खेलने वाले को आगे की 10 चाल सोच कर रख देनी पड़ती है। बाबू भैया आपस में एक दूसरे को मौत करने के लिए शतरंज की भांति हुआ सह पर सह सोचते जा रहे थे। तो छोटे मालिक पर जब मालिकान के छोटे बड़े बाबू लोग नाक भाव सिकोड़ने लगे तो तत्काल गांव से टल जाने में ही अपनी भलाई मालूम हुई। रेवनी पर, मेरी माँ पर और मुझ पर जो खींच थी उसे उन्होंने जुगता कर मन के किसी गांठ में बांध लिया और कलकत्ता की ओर चले गए। मैं राधा बाबू के पास रहने लगा। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि यही किया। सबसे पहला काम उन्होंने जो किया सो यही कि मेरे लिए नीले रंग का नेकर सिलवा दिया, खाकी रंग की हाफ कमीज और सफ़ेद टोपी सब खद्दर का पहन कर जब मैं तैयार हुआ, कोई पूछे तो यह मत कहना कि आश्रम का नौकर हूँ। तो क्या कहूँगा? कहना कि कांग्रेस का वॉलंटियर हूँ। समझा? मैंने सिर हिला दिया। अब फूल बाबू से मेरा कोई लायक भाग नहीं रहा। राधा बाबू ही मेरे मालिक बन गए। मेरी उम्र 17 पार कर रही थी। मसे भीग रही थी। देखने में खूबसूरत नहीं था तो बदसूरत भी नहीं था। बता ही चुका हूँ। मेरे बाप
दादा अच्छे कद काठी के मजबूत आदमी थे, चौड़ी छाती, बड़ा कपार, भारी चेहरा, तगड़ी डील डाल, छोटे हुए हाथ पैर। मेरी माँ भी ठिगनी या नाटे कद की औरत नहीं थी, कुछ सांवली जरूर थी, मुदा चेहरा मुड़ा, सचा ढांचा बड़ा अच्छा था। थोड़ी ही उम्र का था मैं, तभी बाबू मर गया था। घर पर मुसीबत का पहाड़ गिर पड़ने से हमारी गृहस्थी चौपट हो गई थी। दादी और माँ ने न जाने कितनी कठिनाई से हम दोनों भाई बहनों को पाल पोस कर चेतन बनाया था। न जाने मैं क्या घड़ा आंसू से हमारा बचपन न जाने क्या घड़ा आंसू से हमारा बचपन सींचा गया था। बड़ी दर्दनाक बात लिखे हैं बाबा यहाँ। राधा बाबू आश्रम में के महंत थे, बहुत पढ़े लिखे थे। भागलपुर और कलकत्ता में रहकर अपनी पढ़ाई उन्होंने पूरी की थी। पूरी क्या की थी, पार पहुँचते पहुँचते किनारा छोड़ दिया था। थोड़ा सा और पढ़ते तो प्रोफेसर हो जाते। धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी, बिलेत भी जा सकते थे और बालिस्टर भी हो सकते थे, लेकिन बीच में ही दिमाग बदल गया। कहते हैं बूढ़ा मालिक राधा बाबू से बड़ी आस रखते थे। उनका ख्याल था कि मानिक जी चाहे कलेक्टर बने, चाहे एसपी, चाहे एसडीओ बने, इसमें छोटा हाकिम भला क्या होगा, इससे छोटा हाकिम भला क्या होगा। फिर बूढ़ा मालिक सपनाते रहे होंगे कि मानिक जब कलेक्टर बनकर अपने ज़िला में आएंगे तो इस खानदान का रोब दाब कितना बढ़ जाएगा। जिला भर में बड़े बड़े आदमी मानिक जी के सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे। बड़े बड़े बाबू बबुआन मानिक जी से हाथ मिलाने के लिए में अपना अहोभाग्य समझेंगे। खरोड़े खानदान के भारी भारी राजा राजकुमार आकर और जतन से मानिक जी से भेंट की सौगात भेजेंगे। हमारे खुद भी मानिक जी का आदर और सम्मान करेंगे। यह सब सोचते सोचते राधा बाबू के बाप बूढ़ा मालिक चौधरी शुभंकर ठाकुर इतना मगन हो जाते कि कलेक्टरी भूलकर उनके लिए बपोती विरासत जैसी दिखाई देने लगते। तनिक सोचो भैया, राधा बाबू ने एकाएक पढ़ाई छोड़कर अपने बूढ़े बाप के आस भरोस पर कितना भारी बज्जर गिराया। राधा बाबू के ससुर भी बहुत बड़े जमींदार थे। उन्होंने दामाद के बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी उम्मीद लगा रखी होगी, सो बेचारे भी अब वो चितंग होकर के गिर गए होंगे। राधा बाबू 1.5 साल की सजा काट आए थे। पटना कैंप जेल में उनको रखा गया था। जब महात्मा गांधी की लाट बहादुर इरविन से बुझारत हो गई तो मुल्क भर के सभी जेलों से स्वराजी कैदी को छोड़ दिया गया। फूल बाबू तभी जेल से छूट कर आए थे, राधा बाबू भी तभी छूट के आए थे। तो श्रोताओं, आज मैंने ये 13वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। आग्रह करता हूँ कि इन सारी एपिसोड संपूर्ण एपिसोड को आप लोग सुने और अपनी प्रतिक्रिया रखें। और दूसरी बात, हमारे श्रोता चाहे गांव में रहते हों या प्रदेश में, देश में रहते हों या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहे, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनकनंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। आप लोगों पर शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।